रक्षा मंत्री का बयान हो रहा है संसद में, चलते सीधे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी, प्लीज। अधीर रंजन जी, एक मिनट प्लीज। बालू जी, प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज। एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट। मिस्टर सुरेश, प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निपटन कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है।
लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने तवांग के यांगसेक में दृढ़ता से पीएलए के इंकर्जन का सामना किया और उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। राजनाथ सिंह ने बयान में साफ साफ कहा कि कोई भी सैनिक हमारा ना तो घायल हुआ है और ना ही गंभीर रूप से घायल है। सभी पीएलए के जवानों को वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। दृढ़ता से हमारे सैनिकों ने पीछे धकेल दिया पीएलए यानी कि चीनी सेना को। साथ ही साथ ये भी कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, कमांडर स्तर पर इस पूरी घटनाक्रम को उठाया गया और कूटनीतिक स्तर पर भी इस मामले को चीन के साथ उठाया गया है। हमारी सेना की वीरता और साहस का हम समर्थन और अभिनंदन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बावजूद वहां पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से ये भी कहा गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि मैं चाहता हूं कि सदन सेना के शौर्य का, पराक्रम का समर्थन करे, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार जारी रहा। गलवान के बाद तवांग में भी जो चीनी सेना का दुस्साहस था उसको करारा जवाब मिला है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से पार्लियामेंट से सीधे जुड़ गए हैं संसद भवन में। अंकित गुप्ता इस खबर को सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर्स में से एक हैं। अंकित, रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उसके बावजूद विपक्ष जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि सरकार का बयान पूरी तरह से सच है। ये देखिए, साफ तौर पर विपक्ष का जो है रणनीति साफ है कि वो इस मामले पर सरकार को घेरना चाहती है और चर्चा करवाना चाहती है। राजनाथ सिंह ने अपना बयान दे दिया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी समेत जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे, यानी कि उनके कुछ सवाल थे जिनका वो जवाब चाह रहे थे, जिस पर लोकसभा के जो स्पीकर थे उन्होंने, ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा में ऐसा नियम नहीं है कि अगर कोई जो है मंत्री बयान दे उस पर स्पष्टीकरण मांगा जा सके। ऐसे में अब रणनीति क्या विपक्ष की? अब ऐसे में रणनीति यह है कि राज्यसभा में जब रक्षा मंत्री बयान देने पहुंचेंगे तो वहां पर स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी, क्योंकि राज्यसभा का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई मंत्री बयान देता है तो उसके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ऐसे में विपक्ष अब जो है राज्यसभा में उन्हीं नियमों का हवाला देकर के राजनाथ सिंह के बयान पर स्पष्टीकरण की मांग करेगा, क्योंकि विपक्ष सिर्फ इस घटना की बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है इससे पहले की भी जो घटनाएं हुई हैं राज्यसभा में देखिए हंगामा शुरू हो गया है। इससे पहले वहां राजनाथ सिंह बयान देने पहुंचे, उससे पहले ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह के बयान की मांग हो रही है। लोकसभा में रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से बयान की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कि रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, विपक्ष का जबरदस्त हंगामा चल रहा है। सुन लेते हैं एक बार चेयर की तरफ से क्या कहा जा रहा है। सदन की गरिमा किस रूप में लोग देखते हैं, कृपया उसको बनाए रखें। प्लीज प्लीज प्लीज, जो लोग बेल में खड़े हैं कृपया उनके नाम नोट करें। प्लीज प्लीज। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा। मैं मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूँ कि वो विस्तृत से आंसर दिया है। ये एक आंसर दिया है डोमेस्टिक कंटेंट सिक्योरमेंट, इसमें उन्होंने कोई स्कीम्स का नाम बोला है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ क्या ये जो सब्सिडी है इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने कर रहे हैं। और देखिए हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता के साथ साथ नीरज राजपूत जो कि रक्षा मामले कवर करते हैं वो भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ कर्नल दानवीर हमारे स्टूडियो में है। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, रक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया। कल बाकायदा सेना के सूत्रों की तरफ से भी इस बारे में डिटेल बयान दिया गया था, लेकिन इस मामले में जैसे जैसे सरकार एग्रेसिव हो रही है, अपनी बात सामने रख रही है, विपक्ष भी उतना ही एग्रेसिव होता जा रहा है। बिल्कुल विकास, सरकार इसलिए एग्रेसिव दिखाई दे रही है क्योंकि जो 9 दिसंबर की जो घटना हुई है उसमें साफ तौर से चीनी सेना आई थी, जरूर 300 से 400 सैनिक आए थे, हमला करने के लिए आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना पहले से ही इस सेक्टर में बहुत मजबूत है, उनकी तैयारी भी बहुत मजबूत हो चुकी है। मैं खुद इस सेक्टर में गया था अक्टूबर 2021 में। चाहते हैं एक बार पीएम केयर्स फंड को जायजा लिया जाए। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची हो निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। दूसरी बात, जब सदन में ये कहे जाते कि 12 बजे लोकसभा में
12:30 बजे राज्यसभा में हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश की तवांग में हुई चीनी और भारत की फौजों के बीच जो झड़प, इस मुद्दे पे, इस संदर्भ पे बयान देगी, तो उसके पहले किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को, वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है, तो देश को कैसे रक्षा करेगी? तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी, और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए। जैसे कि गृह मंत्री, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ये रक्षा मंत्री भी उनको सब सौंप दिया जाए। तो जब सदन के अंदर सरकार की तरफ से ये 12 बजे बयान देने की बात रखे जाते हैं, तो किस हैसियत से उसके पहले दूसरे कोई मंत्री जो उनसे पद पे नीचे भी है, वो कैसे बाहर जाके मीडिया वालों को अपने बात रख सकते? ये सवाल, ये कानूनी सवाल है, ये पूछना चाहता हूं मैं भी। तो अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता वो सवाल उठा रहे थे कि किस हैसियत से गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षा मंत्री के बयान से पहले तो तमाम जो बातें तवांग में हुई घटना को लेकर उठाई हैं, क्या रक्षा मंत्री इस योग्य नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें, और किस हैसियत से गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा कि बीजेपी को किस किस चीनी कंपनी ने चंदा दिया, ये भी खुलासा करें अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर। उन्होंने कहा रक्षा मंत्री अपनी कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? गृह मंत्री किस हैसियत से आके तवांग की घटना पर बयान देते हैं? और साथ ही साथ बीजेपी के बीजेपी को, माफ कीजिएगा, पीएम केयर को चंदे का आंकड़ा भी निकाला जाए कि कितनी चीनी कंपनियों ने इसमें चंदा दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को और गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया है। सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि गृह मंत्री किस हैसियत से रक्षा मंत्री वाला बयान सदन के बाहर दे रहे हैं। चालबाज चीन का इलाज क्या है, ये एक सवाल बड़ा बार बार उठ रहा है, क्योंकि तवांग से लेकर, माफ कीजिएगा, गलवान से लेकर तवांग तक हर बार चीन को मुँह खानी पड़ रही है। हर बार भारतीय फौज उसकी फौज को पीछे धकेलने पर मजबूर कर देती है, पीछे जाने पर मजबूर कर देती है। तब गलवान में भारी नुकसान चीन को उठाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद सबक नहीं सीखा। तवांग पर भी वो करने की कोशिश की और इस बार भी उसको मुँह खानी पड़ी है। और देखिए ये बार बार चीन हरकत क्यों कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल दानवीर जुड़े हुए हैं। हम कर्नल दानवीर का रुख करते हैं। कर्नल दानवीर, मेरी आपसे ब्रेक में बात हो रही थी, आप 4 अहम बिंदु बता रहे थे जिसकी वजह से चीन बार बार भारत को टेस्ट करता है कि देखें कि रिएक्शन कैसा होता है, और हर बार मुखी खानी पड़ती है। जी हाँ विकास, अगर हम हाल ही के जो खबर हमारे सामने आई थी वहाँ से शुरू करते हैं और पिछले साल अक्टूबर तक जाते हैं। सबसे पहली आपत्ति चीनियों ने ये इस बात पर जताई थी कि भारत और अमेरिकी सैनिक उत्तराखंड में एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहा कि ये एग्रीमेंट्स की जो स्पिरिट है उसके बरखिलाफ है। उससे पहले अगर आपको ध्यान हो, भारत ने अनाउंस किया था कि बहुत मैसिव लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अंदर वो 2000 करोड़ की रोड शामिल है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल चलेगी अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा बहुत सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तराखंड और लद्दाख में भी किए जाएंगे। इससे भी चीन बहुत परेशान था। उससे अगर पहले चले, पिछले साल जब हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, मिसाइल टेस्ट की बात हो रही है, तो हमने सूर्य मिसाइल का टेस्ट किया जिसकी आधिकारिक तौर पर रेंज 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर बताई गई, लेकिन इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक इसकी रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर की है, जिसकी वजह से चीन काफ़ी परेशान है। और अक्टूबर से लेकर और आज तक के बीच में अगर आपको ध्यान हो, कितना बड़ा विवाद रहा है चीनी स्पाई शिप का जो इंडियन ओशन रीजन में बहुत चहलकदमी मचाए हुए हैं। मेरे ख्याल से शायद हमारे नेवी के चीफ भी श्रीलंका या तो चले गए हैं या जाने वाले हैं इसी संदर्भ में। और भारत ने अपना मिसाइल टेस्ट भी जो होने वाला था उसमें कुछ फेर बदलाव किया।
अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट कल ही शायद किया है, तो कल या परसों किया है। तो ये सारी चीजें जो है चीन को परेशान कर रही हैं और सारी चीजें बिल्कुल चीन को परेशान कर रही है। और ये पत्थरबाजी की घटना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक तरह से टेस्ट है भारत की तरफ कि देखे भारत किस तरह से रिएक्शन देता है। लेकिन भारतीय फौज की शौर्य पराक्रम के आगे चीनी जो सैनिक हैं वो दुम दबाकर भागते हैं हर बार और आगे भी भागते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कौन हो रक्षा मंत्री जी? नो, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दें। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय स्पीकर प्लीज में हुआ था हूबहू वही बयान राज्यसभा में। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि तवांग सेक्टर में हुई इस घटना के बाद तमाम सांसद सवाल भी पूछ सकते हैं, तो क्या रक्षा मंत्री जवाब देंगे? हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को, हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो एमपी लोकसभा, इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी। फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलोअप मुंबई टेररिस्ट एक्ट। फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका। इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के, बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं हो। धन्यवाद। चेयर की तरफ से साफ किया गया कि पुराने कई मामलों में संवेदनशील विषयों में जो सांसदों की तरफ से रक्षा मंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, संवेदनशील मसला होने की वजह से, मुद्दा होने की वजह से चेयर की तरफ से निवेदन की गई कि वो क्वेरी ना की जाए
लेकिन विपक्ष इस मसले पर हंगामा कर रहा है और तस्वीरों में दिख रहा है कि चेयर हाउस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस समय ज़बरदस्त हंगामे के मूड में है। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है। चेयर की तरफ से अपील की गई थी कि मसले की संवेदनशीलता को देखते हुए सांसदों की तरफ से इस मसले पर सवाल ना पूछे जाएं। उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। राज्यसभा से समूचे विपक्ष ने वॉकआउट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सदन में हंगामा, शोर शराबे की आवाजें आती हुई। राजनाथ सिंह ने बयान दिया तवांग की घटना पर। तवांग के यांगसेक में घटना हुई जिसमें पीएलए यानी कि चीनी सैनिकों ने जो यथास्थिति थी उसको बदलने की कोशिश की, जिसका भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पत्थरबाजी भी हुई, हाथापाई भी हुई और चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत का कोई भी सैनिक बुरी तरह से घायल नहीं है, थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। इस मामले को कमांडर लेवल पर उठाया गया। 11 दिसंबर को बाकायदा फ्लैग मीटिंग हुई और चीनी सैनिकों को इस तरह की हरकत करने से बचने के लिए भारतीय फौज की तरफ से आगाह किया गया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस मसले को कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। फिलहाल राज्यसभा से सदन की कार्रवाई से विपक्ष के वॉकआउट के बाद अब मामला लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हैं, अंकित गुप्ता संसद भवन से बने हुए हैं और कर्नल दानवीर हमारे साथ हैं। इसके अलावा विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी हैं। कर्नल दानवीर का रुख कर लेते हैं। बड़े 4 अहम वजहें बताई थी कर्नल दानवीर ने, उन वजहों को एक बार फिर से विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। कर्नल दानवीर, जो आपने बताया कि उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक जो भारत सड़क बना रहा है चीनी सीमा के किनारे किनारे, उससे चीन को बहुत आपत्ति है। आपत्ति भारत को भी थी जब चीन जो है वो भारतीय सीमाओं से लगे इलाकों में स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था। हर देश इस तरह की कार्रवाई एक्टिविटी करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। चीन क्यों इससे इतना बौखला रहा है? देखिए, जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, खास तौर से अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2000 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली वो रोड जो LAC के पैरेलल चलेगी, उससे चीन को बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि अगर आप अरुणाचल को देखें, अरुणाचल का जो टोपोग्राफी है वो उस तरीके से नहीं है जैसे आप हिमाचल में या लद्दाख में, यानी कि आप सीधे सीधे नहीं जा सकते। अगर आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाना है तो अनफॉर्चुनेटली हर बार आपको असम आके और फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर ये रोड बन जाता है तो आप लैटरल मूवमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, फौजों को एक जगह से दूसरी जगह बड़े कम समय में ले जा सकते हैं, और ऐसा होने पर जो चीन का जो एडवांटेज है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोड डेवलप होने वाली है जिसकी वजह से चीन बहुत अनसेटल्ड है, क्योंकि पूरा समीकरण इस रोड के बनने के बाद में चेंज हो जाता है जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है। नीरज, आप तो 2021 में तवांग सेक्टर में गए थे। वहाँ पर अगर ये सड़क बन जाएगी तो जैसा कर्नल दानवीर बता रहे हैं कि चीनी सेना का जो एडवांटेज है वो खत्म होगा। किस तरह की ग्राउंड पर स्थितियाँ बदलेंगी, आप बताइए। आप बिल्कुल विकास बिल्कुल ठीक कहा, कर्नल दानवीर भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हाईवे बन रहा है, ये जो ट्राई जंक्शन है हमारा, जो भूटान, चाइना और इंडिया जहां पर मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहां से शुरू होता है और ये पूरी मैकमोहन लाइन तक होता हुआ जो अगला ट्राई जंक्शन है म्यांमार, चाइना और भारत, वहां तक जाता है, विजयनगर तक जाता है। तो ये करीब 2000 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। ये इसको मैकमोहन हाईवे या फिर फ्रंटियर हाईवे का नाम दिया गया है, जो कि बनाएगा BRO बनाएगा और दूसरी सरकारी संस्था जो मिलकर बनाएंगी। इस पर काम शुरू हो चुका है, प्लान इसका शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो पैरेलल रोड्स भी जाएंगी, जो कि तेजपुर से जाती हैं, आपकी ईटानगर से जाती है, ये हाईवे भी सीधा तवांग को मिलाएंगी या और दूसरे सेक्टर में, कामेंग सेक्टर में, ये सियांग में, इन सबको भी वर्टिकल भी कनेक्ट करेंगी। यानी कि वर्टिकल मूवमेंट भी आपका होगा अरुणाचल प्रदेश में और एक पूरा हाईवे से मैकमोहन लाइन के साथ गुजरेगा। तो चीन को इस बात से परेशानी है कि आखिरकार भारत इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा कर रहा है। इसके अलावा जब हम लोग गए थे इस तवांग सेक्टर पे, हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से मजबूत कर रखी है, कि किस तरह से बंकर यहाँ पर बना रखे हैं। और जो हम लोग बात कर रहे हैं 9 दिसंबर की जो लड़ाई हुई, अनआर्म्ड कॉम्बैट हुई,
भारतीय सेना गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही अपने सैनिकों को अनआर्म्ड कॉम्बैट की यानी कि बिना हथियारों के लड़ने की प्रैक्टिस दे रही है। अभी जब हमने युद्धाभ्यास में देखा, औली में देखा कि किस तरह से भारत और अमेरिका के जो सैनिक हैं वो अनआर्म्ड कॉम्बैट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि अब चीन के साथ जो हम फायरिंग नहीं कर सकते, हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लाठी डंडों पत्थर और साथ ही हाथों से, करांटों से और अपनी मार्शल आर्ट से करते हैं। तो उसकी तैयारी भी हमने प्लान 190 देखा था। जितने भी सैनिक यहां तवांग सेक्टर में एलएसी पर तैनात होने के लिए आते हैं उनको पहले 190 दिन की खास ट्रेनिंग दी जाती है। उस 190 खास दिनों में उनको पूरा फोकस जो होता है अनआर्म्ड कॉम्बैट पर होता है। उनकी मजबूती करने के लिए इतना 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर वो कैसे वहां पर रहेंगे, उनको 2 साल 3 साल वहां काटने हैं, उससे पहले उनकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पूरी तैयारियां हैं। इसके साथ साथ अगर चीन की तरफ से कोई और दुस्साहस भी होता है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि गन की फायरिंग होती है या आर्टिलरी, वहां पर अपनी आर्टिलरी भी भारतीय सेना ने बहुत मजबूत की है। 2 की 2 पूरी कोर विकास, 2 कोर यानी कि जो तेजपुर में कोर है 4 कोर और 3 कोर जो है जो दीमापुर में नागालैंड में, ये दोनों कोर जो है इस पूरी एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी है उसकी निगरानी करती है, उसकी सुरक्षा करती हैं। और यही वजह है कि जब 300 सैनिक चीन के आए, 300 से ज्यादा बताए जा रहे हैं 9 दिसंबर को, तो भारतीय सेना ने उससे लगभग डबल सैनिकों से उसका मुकाबला किया और उनको खदेड़ दिया। जी, तो देखिए किस तरह से कर्नल दानवीर ने जो मुद्दा उठाया था उसको विस्तार से हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ने, जो कि उस मौके पर होके आए, तवांग के उस यांगसेक सेक्टर तक होके आए, उन्होंने बताया। गलवान टू तवांग में चीन की मात के बाद अब रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद हंगामा संसद में चल रहा है। लेकिन ये साफ हो गया है कि भारतीय फौज ने चीनी फौज को पीछे न केवल धकेला बल्कि मजबूर कर दिया कि वो अब दोबारा से ऐसी हिम्मत तवांग सेक्टर में ना दिखाए। गलवान की हरकत के बाद भारत इस मसले पर बहुत ज़्यादा भारतीय फौज अलर्ट है, लगातार उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ उसमें एक दूसरे पर गोली नहीं चला सकते हैं, इसलिए हाथों से ही लड़ाई होती है। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारे साथ देखिए कर्नल दानवीर बने हुए हैं, उन्होंने 4 बड़ी वजह बताई जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकत चीन बार बार कर रहा है। उसमें से एक बड़ी वजह बताई उन्होंने कि सूर्य मिसाइल जो कि भारत ने पिछले साल उसका परीक्षण किया था, उसकी रेंज को लेकर दुनिया भर में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि 3 से 5,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन जो इंटरनेशनल मिसाइल एसोसिएशन आर्म्ड एसोसिएशन है उसका कहना है कि इसकी रेंज 8 से 10,000 है। कर्नल दानवीर, इसकी रेंज से चीन को क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों डरा हुआ है? देखिए, इसकी रेंज बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके पास में एक ऐसी मिसाइल है जो पूरे चीन को कवर कर सकती है, तो आप उस देश की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को आपने काउंटर कर दिया। ये काउंटर फोर्स मिसाइल के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वैसे हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन है, वो नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन कहा जाता है कि जब आपके पास काबिलियत हो तो क्या वो उसी तरीके से रहेगा जब सिचुएशन न्यूक्लियर वाली हो। तो अब हमारे पास में ये सलाहियत है कि हम उसकी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी टारगेट कर सकते हैं अगर उसका इस तरीके से मंशा और मूड बने। यानी कि भारत जो है अब सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत और उसके साथ और आमने सामने खड़ा हुआ है जहां तक कैपेबिलिटी का सवाल है। इससे वो बौखलाया हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 1 साल के अंदर कितने सारे चीनी स्पाई शिप्स इंडियन ओशन रीजन में घूम रहे थे और भारत ने उसके खिलाफ आपत्ति भी जताई है। और इस समय नेवी के चीफ 4 दिन की यात्रा पर श्रीलंका में इसी वजह से गए हुए हैं, जो कि एक मेजर एजेंडा है उनका, जो कि अदरवाइज तो गए किसी और चीज से हैं, लेकिन ये उनका मेजर एजेंडा है जहां तक श्रीलंका का सवाल है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए चीन बहुत परेशान है। चीन किसी ना किसी तरह से चाह रहा है कि भारत को दबाव में लाया जाए, बैकफुट पर लाया जाए। इसीलिए उसकी मैनिफेस्टेशन आप बॉर्डर पे देख रहे हैं। और इतना ही नहीं कि यह पहली घटना है, अब आप इस गर्मी में देखेंगे कि गर्मी और ज्यादा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ज्यादा बढ़ेगी। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। नीरज माफ कीजिएगा है नहीं, संजीव श्रीवास्तव, उनका रुख कर लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, इस घटना के बाद अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। चाइना इस तरह के एक्शन के माध्यम वो एक्सपोज होता है और चाइना के साथ हमारी मीटिंग कैसी होनी चाहिए उसको लेकर के हमारा जो वो बहुत ही स्पष्ट है कि चाइना का मुकाबला सिर्फ जा सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।